हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, कम्युनिटी स्टार्ट कर लिया था हमने। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग जब डिस्कस किया था हमने देखा था कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ टॉपिक पढ़े थे। कुछ बातें हमने बताई थी कि कम्युनिटी से रिलेटेड जो कम्युनिटी मेडिसिन होती है उसके क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और सोचते हैं कि जब हमारा ये टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद हम नया कम्युनिटी का एक टॉपिक स्टार्ट होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। जी हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग नोटबुक और रजिस्टर और एक पेन लेके आराम से लिखने की और समझने की कोशिश करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग आई थिंक यहाँ तक पढ़ चुके थे। अगर आप, मैं सही बता रहा हूँ तो, अगर आपको याद आ रहा है तो हम याद चीज़ ये हमने पढ़ लिया था शायद। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट में। फादर ऑफ मेडिसिन वगैरह ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम अभी पढ़ क्या रहे हैं। हम कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं कि कम्युनिटी से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखो इधर आओ। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इम्पोर्टेंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसका मेडिकल के अंदर जैसा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ जिसका इंपॉर्टेंस है, तो वो कौन कौन से होते हैं अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, और लखनऊ कहाँ पर आता है? यूपी में आता है। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेंगलपट्टू पे है। कहाँ पर है जी ये? चेंगलपट्टू पे, इसको याद रखना। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कसौली पे है। हॉफकाइन इंस्टीट्यूट कहाँ है? मुंबई में है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड एलाइड डिजीज कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पे। ये मैं 5 या 7। हाँ, इशरत खान क्या पूछ रहे हैं प्लीज? सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सऊदी अरब वगैरह जाएंगे तब भी येलो फीवर की वैक्सीन लगानी पड़ेगी क्या? हाँ इशरत, आपको भी लगानी पड़ेगी, और जब हज के लिए मेरी ड्यूटी लगेगी, मैं जाऊंगा तो मुझे भी लगानी पड़ेगी। वो अपने आप, जहाँ हम एम्बेसी में जाते हैं, वो आपसे वैक्सीनेशन का चार्ट मांगते हैं, हमसे पूछते हैं कि आपने लगा रखी है, तो हम बोलते नहीं लगा रखी, तो वो लगा देते हैं। इसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम काम रहना है, कूल रहना है। जब हम नर्सिंग ऑफिसर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यूटी कर रहे होते हैं, तब हमारी वहाँ जॉब के लिए कई बार 1 साल में एक बार 40 दिन के लिए ड्यूटी लगती है। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जाना चाहते हो? तो अगर आप जाना चाहते हो तो आपकी वहाँ ड्यूटी लगेगी। आपको वैक्सीनेटेड करवाना पड़ेगा खुद को, और वो बहुत ईजी प्रोसेस है। वो कोई टफ प्रोसेस नहीं है, वो ईजी प्रोसेस है। हाँ, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ है ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ है जी? बेंगलोर में है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलोर, इसको याद कर लेना। दूसरी बात, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नागपुर, जिसको बोलते हैं नीरी। नीरी कहाँ पर है? नीरी नागपुर में है। ये एक याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे थे, आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग होती थी, तो जो नागपुर के स्टूडेंट हैं उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगती थी, नीरी में जाया करते थे, आप लोग याद करना। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटका पे है। कौन से स्टेट में है? कर्नाटका पे है। निमहांस भी कहाँ पर है? बेंगलोर पे है। उसके बाद नाको कहाँ पर है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में एक दो और बच गया। कम्युनिकेबल डिजीज का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये भी न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है जी?
न्यू दिल्ली में है। एक बार वापस समझ लो, एकदम सिंपल है। उसके बाद में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंगलपट्टू में है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में है, हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई में है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड एलाइड साइंस जो वह न्यू दिल्ली में है। आपको याद रखना है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है। कहां पर है? बेंगलोर में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नीरी। नाको कहाँ है? न्यू दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज न्यू दिल्ली। इतना याद हो गया? एकदम सिंपल याद हो गया इतना। इसके बाद हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें पढ़ते हैं। ये चीजें हमारी हो चुकी है, इतना समझ चुके हो आप। अब नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। अब ये देखो, जब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हमने कोविड पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? कोविड। कोविड का सैंपल, वायरस के सैंपल, जो मेन लैब होती है इंडिया की वायरस की जहाँ स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं वायरोलॉजी लैब। वो कहाँ है? महाराष्ट्र के पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरस का पूरा निचोड़ कहाँ निकाला जाता है? यहाँ पर। NIN इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्टार लगा लो, अभी भी स्टार लगा लो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर है? हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर है? न्यूट्रिशन का नेशनल इंस्टीट्यूट कहां पर है जी? हैदराबाद में है। टीबी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई में है। नाम याद रखना अलग अलग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? अहमदाबाद। ऑक्यूपेशनल में देखो, ज्यादा से ज्यादा कपड़े का काम कहाँ होता है? गुजरात की साइड होता है। तो वहां पर ही बिसिनोसिस से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, जिसको बोलते हैं अहमदाबाद। क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। निमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। कौन सा हेल्थ? मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस कहाँ है? बेंगलोर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमायोलॉजी चेन्नई में है। कहाँ पर है जी? चेन्नई में है। हाँ, स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर यूनानी सिस्टम के पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर दो। आप पढ़ के आए होंगे, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो खुद करेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा, है ना। अब आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हम ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ पहले पढ़ चुके हैं। फिजिकल, मेंटल, IPR, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, आप हेडिंग लगाओगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे आप। ये खत्म हो गया है अगर आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक की आप हेडिंग लगाओगे, उसका नाम होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कम्युनिटी का एक टॉपिक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेडिंग लगा दो आप जल्दी से। कम्युनिटी में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हेल्थ के बारे में पढ़ा, हेल्थ के डायमेंशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़े तो हमें कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में पढ़ा। अब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ेंगे। जो ही ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एपिडेमायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए डिजीज के बारे में जाएंगे। तो आप नया टॉपिक और उसका हेडिंग लगाइए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। देखिए, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है लाइफ स्टाइल क्वालिटी के साथ अपनी लाइफ में मोटिवेट रहते, क्वालिटी के साथ में जीने की स्टाइल को लाइफ स्टाइल बोलते हैं।
इसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला जाता है। बट होता क्या है, कुछ चीज़ें हमारे बस में होती है, कुछ चीज़ें हम चाह कर भी नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें बहुत सिंपल होती है, करना इजी होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इजी नहीं होता। कुछ लोग इजीली कर लेते हैं, कुछ लोग इजीली नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग घूमना चाहते हैं ज़िंदगी में लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। कुछ लोगों के पास में मकान बनाने के लिए बहुत इच्छाएं हैं, बहुत डिज़ायर है, लेकिन पैसे नहीं हैं। कुछ लोग बहुत पढ़ना चाहते हैं लेकिन फैमिली कंडीशन से पढ़ नहीं पाते। कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो सकता है उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनको गवा नहीं देती। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्वेश्चन कैसे आएगा। WHO ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या क्या होता है, तो आपको एकदम सिंपल तरीके से समझना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। WHO के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है जीने की स्टाइल, क्वालिटी के साथ जीने की स्टाइल। तो देखते हैं क्या क्या होता है, चलो अपन बात करते हैं। WHO ने बोला कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या क्या होनी चाहिए। मैं एक साथ पॉइंट पुट कर देता हूं, फिर आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपको समझना पड़ेगा। WHO किसके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है। न आपकी बात मानी जा रही है, न मेरी बात मानी जा रही है। WHO बोल रहा है कि मेरे अनुसार, WHO ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू मी द क्वालिफिकेशन, द स्टैंडर्ड, द हेल्थ एजुकेशन, द अवेयरनेस, लाइफ का स्टैंडर्ड कैसे शो होगा, किससे होगा, और कौन सी चीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं आती है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो चलो हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो इधर आओ आप सभी, थोड़ा सा ध्यान दो। पहली बात, WHO ने बताया, अब मैं जो समझा रहा हूँ सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत देना। आपको समझना पड़ेगा एकदम सिंपल तरीके से कि एक्चुअली कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का रिलेशन क्या है। पहली बात, WHO ने बताया कोई भी पर्सन जिसकी इनकम अच्छी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। क्या आप इस चीज़ को मानते हो कि एक बंदा जो महीने के 9,000 रुपये कमा रहा है, एक बंदा कोई भी महीने के 9,000 अर्न कर रहा है, दूसरा बंदा 70,000 अर्न कर रहा है, क्या दोनों का लाइफ स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं हो सकता? हो सकता है। ज़्यादा पैसे कमाने पर वो हो सकता है अपने ऊपर पैसे खर्च करेगा, अपने स्टैंडर्ड के ऊपर खर्च करेगा, अपने फैमिली के ऊपर खर्च करेगा, अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करेगा, अपनी और वैल्यू बढ़ाने के लिए खर्च करेगा, अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च करेगा, अपने आप को और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए खर्च करेगा। जब पैसे होंगे तो दिमाग में कहीं घूमने जाने की इच्छा होगी, जब पैसे होंगे तो अच्छा खाना खाएगा, जब पैसे होंगे तो अच्छे कपड़े पहनेगा, जब पैसे होंगे तो घर बनाएगा, जब पैसे होंगे तो फ्लाइट में सफ़र करेगा, जब पैसे होंगे तो कहीं रिक्रिएशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, जब पैसे होंगे तो चलाने के लिए कार होगी। ये सारी चीज़ें WHO ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इनकम एक रोल क्रिएट करता है। बिना इनकम से आप ज्ञान दे सकते हो, आपका फिलोसोफर बनने से पहले अच्छा है कि आप रिच बनिए। ज्ञान बाद में देना होता है, पहले पैसे कमाने होते हैं। ये WHO की थ्योरी है कि आप पैसे कमाओगे तो लाइफ में जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, लेकिन एक पैरामीटर जरूर है, बिना पैसे वाला चाह कर भी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग फाइनेंशियली साउंड कर पाता है। पहली बात से आप सहमत हो क्या? क्या पहली बात से आप एग्री करते हो? जी हाँ, आप एग्री करते हो तो ठीक है। दूसरी बात, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रोल क्रिएट करता है? जी करता है, ऑफ कोर्स करता है। कैसे करता है? तो आप एक चीज सोचो, एक बंदा जिसके पास जॉब है, वो अनएम्प्लॉय नहीं है, वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रहा है, उसकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस नहीं है, वो मेंटल ट्रॉमा से सफ़र नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑक्यूपेशन है, वो निकम्मा भी नहीं है, उसकी अर्निंग भी हो रही है क्योंकि उसके पास कोई न कोई काम है। इसका मतलब जिसके पास ऑक्यूपेशन होता है वो अनएम्प्लॉय के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ज़्यादा ऊंची जगह रखता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, WHO बता रहे हैं। तीसरी बात, जिस किसी के पास में इनकम होगी, जिस किसी के पास में ऑक्यूपेशन होगा,
इसमें उसमें घर की स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग। देखिए आपने देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, आप भी देखते आ रहे हो। लोग चाहते यही है कि जब मैं घर में एंटर करूं तो घर सेंसर से अपना गेट खुल जाए। ये मेरा डाइनिंग टेबल वाला रूम हो, ये मेरा पर्सनल रूम हो, ये मेरा गेस्ट रूम हो, ये मेरा बेडरूम हो, ये किचन हो, ये इस प्रकार का गेट हो, इस प्रकार की एंट्री हो, यहाँ पे ये चीज लगे, वहां पे यो चीज लगे। लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बनाए रखने के लिए इनकम और ऑक्यूपेशन के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ हाउसिंग भी एक पैरामीटर है। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो पाती है जब आप सारे पैरामीटर पे खरे उतरते हो। तो घर अच्छा होना, घर का स्टैंडर्ड होना, WHO ने बताया लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा रखता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बनाता है, आपकी लाइफ स्टाइल क्वालिटी को बनाता है, आपकी हेल्थ फैसिलिटी की क्वालिटी को बनाता है, आपका हेल्थ के प्रति मोटिवेशन को बनाता है। मतलब क्या हुआ, लिविंग के प्रति स्टैंडर्ड घर की क्वालिटी से भी शो होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है। चौथी बात, अगर आपके पास में इनकम है, ऑक्यूपेशन है, घर अच्छा है, तो आप खाना अच्छा खाओगे। सीधी सी बात है, आप न्यूट्रिशियस फूड लोगे, मॉल न्यूट्रिशन की समस्या कम होगी, आपको खाने की सही कैलोरी मिलेगी, आपको प्रोटीन इनटेक बराबर मिलेगा, क्योंकि आपके पास खाने के सफिशिएंट पैसे हैं, टाइम है, ऑक्यूपेशन है, इनकम है, रहने की जगह है, सैनिटेशन अच्छा होगा। वरना क्या होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगह पर जहाँ रहने को घर नहीं होता, लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं। पब्लिक टॉयलेट यूज होने पर फीको ओरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। या फिर साफ पानी नहीं पीते हैं, जहाँ कोई घर में आरओ की फैसिलिटी नहीं होती। आरओ को छोड़ो, आप घर में साफ पानी की फैसिलिटी नहीं होती किसी के। कई बार कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ रहने की जगह पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता, या लोग उसको अर्न नहीं कर पाते, या लोग उसको यूज नहीं कर पाते। लोग को कंज्यूम करने के लिए भी इतना भी पैसा नहीं होता कि वो साफ पानी पी सके। तो आप बताइए, ये उनकी मजबूरी, उनकी गलती नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो बीमारी से सफर तो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, उसका सैनिटेशन भी अच्छा नहीं होगा, उनका सैनिटेशन भी अच्छा नहीं होगा। उन लोगों को न्यूट्रिशियस क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, वो लोग न्यूट्रिशन को ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, वो लोग ज़्यादा अच्छे से खा नहीं पाएंगे, अच्छे से पी नहीं पाएंगे, अपनी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज ले बैठेंगे। ये बात आप मानते हो। नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ। जब किसी पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होगा तो हेल्थ का प्रोविजन भी अच्छा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, हेल्थ का प्रोविजन वो सारे पैरामीटर पे खरा नहीं उतर पाएगा, वो मेंटली, सोशल, स्पिरिचुअल अच्छी तरीके से वेलबींग फील नहीं करेगा। एजुकेशन, जिस किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, दो बंदे हैं आपके सामने, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ये बंदा जो ए है, इनके पास में पैसा है, ये बंदा बी है, इसके पास में पैसा नहीं है। इनके पापा के पास में खूब पैसे हैं, मान लो अच्छी इनकम है, साल की 1 लाख रुपए की इनकम है। इनके पापा के पास में पैसे नहीं है। ये चाहे इंटेलिजेंट है, मोटिवेटेड है, पढ़ना चाहता है, बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि फैमिली की मजबूरी है। ये बंदा चाहे पढ़ने में ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है, ये पढ़ने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है, इसकी संगति भी हो सकता है अच्छी नहीं है, हो सकता है ये गलत दोस्तों के साथ घूम रहा है, हो सकता है लेट नाइट घर पे आता है, पार्टियों में जाता है। ये लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी है कि ये लोग पढ़ नहीं पाता है, ये पढ़ लेता है। इसका मतलब जिन लोगों का एजुकेशन कम रह जाता है, जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे उसके बाद में उसका थॉट चेंज हो जाएगा। इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि इसके पापा हो सकता है पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है पापा के पास पैसे नहीं है, हो सकता है फैमिली के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा, हो सकता है कम्युनिटी और सोसाइटी में दबे हुए होंगे, हो सकता है इनके पास कोई कर्ज होगा। तो कहने का मतलब एजुकेशन कम होने पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है। ये सिंपल सी बात है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट वन, रिक्रिएशन। जिनके पास पैसा होता है वो मूवी देखने जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो घूमने जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो हर तरीके का एंजॉय करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता, और जो लोग घूमने जाते हैं वो कुछ सीखते हैं। सिर्फ पढ़ाई करना का मकसद नौकरी पाना नहीं होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं है, पढ़ाई आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती है। जहाँ कहीं आप घूमने जाते हो वहां से नई नई चीजें सीख के आते हो, वो अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करते हो।
पढ़ाई करने वाला हर शख्स नौकर नहीं होता, पढ़ाई करने वाले लोग नौकरी देने वाले भी होते हैं। तो आपको ये चीज भी समझनी चाहिए कि एजुकेशन का मतलब ही पॉजिटिव ऑल राउंड कंप्लीट परफॉर्मेंस होता है, खुद का मोटिवेशन होता है। तो रिक्रिएशन कहाँ से आएगा? आप बाहर घूमने जाओगे, वहां से लोगों से सीखोगे, आप कम से कम फॉर्क से मैगी खाना तो सीखोगे, आप कम से कम फ्लाइट में बैठना तो सीखोगे, आप कम से कम लोगों से बात करना सीखोगे, आप कम से कम लोगों से इस टाइप की बात करना सीखोगे कि किस टाइप की बात में क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए। आप कम से कम मूवी देखने जाओगे तो आप इधर उधर देखोगे तो आपको पता चलेगा एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, लोगों के बातों में क्या बातें चल रही है, कैसी हवा चल रही है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हम कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, हमने अभी तक क्या सीखा, लोगों ने अभी तक क्या सीखा। बहुत सारी चीजें होती है जब बाहर जाते हो आप, चाहे घूमने के पर्पज से जाते हो, चाहे लोगों के साथ जाते हो, चाहे आप फ्रेंड सर्किल के साथ जाते हो, आप कोई न कोई चीज सीखते हो जो आपने पहले नहीं सीख रखी होती है। आप चाहे बात करना सीखो, चाहे बोलना सीखो, चाहे चलना सीखो, लेकिन आप सीखते हो। क्या सीखने से लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता है? जी हाँ, सीखने से ही आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आता है। तो WHO बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, कि रिक्रिएशन भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट है। अदर सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड ऑन पर कैपिटा GNP। WHO बोल के गया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किसी पर्सन की इनकम का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी पर्सन की इनकम का बड़ा रोल होता है। तो पर कैपिटा इनकम में क्या होता है जी? पर कैपिटा इनकम में क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड पूरा का पूरा किसी पर्सन की अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। अर्निंग के बारे में क्या समझे आप? अर्निंग के बारे में ये समझे, जैसे एक पर्सन रोजाना के 20,000 रुपये कमा रहा है, एक पर्सन 200 रुपये कमा रहा है, क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड 20,000 वाले का ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता? हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो WHO ने यही तो बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट वन, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये किसने बताया? ये भी एक इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बात है कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं। देखो एकदम सिंपल सी बात है, व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर समझना है। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा। किसी भी पर्सन का, वो बोलते हैं ना, ये तो लो सोशल है, ये हाई ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। GNP का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज कोऑपरेट करना है ना। GNP का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मैं दो टॉपिक बता रहा हूँ नीतू प्रजापति, सोशियो इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेप्ट। तो आपको ये 5-6 पॉइंट याद कर लेना, इनकम, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, एजुकेशन। कौन सा नहीं है वो एक बता देना, मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन डाल दूंगा। अब इधर आओ, सोशियो इकोनॉमिक। आपने देखा होगा, अपन जब परिवार में कहीं पर बैठे होते हैं तो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस पर्सन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, इस पर्सन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बुरा है, ये पर्सन बहुत पैसे वाला है, ये पर्सन कम पैसे वाला है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, ये पर्सन ध्यान नहीं देता है, ये पर्सन लोगों को समझता है, ये पर्सन लोगों को नहीं समझता है। इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। किसी भी पर्सन का सोसाइटी में पैसों से रिलेटेड किस प्रकार का स्टेटस है, उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? इधर आओ। हाँ, थोड़ा मेरा गला खराब है, प्लीज तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर किसके ऊपर डिपेंड ऑन? डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बता देता हूँ। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर किसके ऊपर? हाउसिंग। किसी पर्सन, अब देखो आप बिल्कुल एकदम शांत रह के सोचो, आपको सिंपल रह के सोचना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। आप अपने ऊपर लो, आप सभी लोग सोचो खुद का, आप सभी लोग खुद का सोचो।
कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, खुद का लेना है। अब इस सवाल में खुद का ही लेना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है। आप अपने बारे में सोचोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप अपने बारे में सोचो, देखते हैं, सुनो। हाउसिंग, जिस किसी पर्सन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है उसका घर अच्छा होता है। जो लोग पैसे वाला होता है उसका घर अच्छा होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस किसी पर्सन का फैमिली साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, फैमिली में 10-20 लोग होंगे, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, क्योंकि उनको सबको बराबर कैलोरी नहीं मिलेगी, सबको रहने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सबको प्रायोरिटी के साथ डील नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को हेल्थ एजुकेशन मिलेगी, कुछ लोगों को हेल्थ एजुकेशन नहीं मिलेगी, कुछ लोग सही से रह पाएंगे, कुछ लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा। कुछ लोग एजुकेटेड होंगे, कुछ लोग मिडिल एजुकेटेड होंगे, कुछ लोग नॉन एजुकेटेड होंगे। तो जो लोग नॉन एजुकेटेड होंगे वो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं रह पाएंगे हेल्थ के बारे में। अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कैलोरी, अब एक बात सुनो, पर कैपिटा, इसको समझ, लिटरेसी रेट, पहले लिटरेसी को बताऊं। जिस घर में लिटरेसी रेट कम होती है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं होता। जिस घर में एजुकेशन से लेना देना नहीं होता है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं हो सकता। जो लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ाई से जिनका लेना देना नहीं होता है, जरूरी नहीं कि उनका सोशियो इकोनॉमिकल वैल्यू अच्छी हो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट ये हो गई। अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कैलोरी, सर ये क्या होती है? सुनो इधर आओ। एक घर है जिसमें 10 मेंबर है, एक घर है जिसमें 4 मेंबर है, एक घर है जिसमें 10 मेंबर है, एक घर है जिसमें 4 मेंबर है। आप मार्केट गए, मार्केट से मैंगो लेके आए, आपने 1 किलो मैंगो लाए क्योंकि इनकम इतनी है, एक मैंगो में 1 किलो में 4 मैंगो आए। अब बताओ, जिस घर में 4 फैमिली मेंबर है वो लोग एक एक मैंगो खा लेंगे, इसका मतलब उनको अच्छा विटामिन सी मिलेगा, उनको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसको हो सकता है और भी डाइट मिलेगा। इसमें 10 मेंबर है, आप 4 मैंगो लेके आए, बताओ कितने लोग खा पाएंगे? क्या सब लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा? सॉरी, क्या सब लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या सभी लोग खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्या सभी लोगों को अच्छी एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या सभी लोगों को अच्छी कैलोरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के जिन लोगों में लिटरेसी कम होती है, जिन लोगों में एजुकेशन कम होता है, एक घर में ज़्यादा लोग होते हैं, फैमिली साइज बड़ी होती है, उनको पर कैपिटा कैलोरी भी कम मिलती है। और जिन लोगों को पर कैपिटा कैलोरी कम मिलती है उन लोगों का हेल्थ स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लिविंग स्टेटस अच्छा नहीं हो सकता है कंपेयर टू हाई इकोनॉमिक स्टेटस के पर्सन। आपको अच्छा से पता है, एक में 10-15 मेंबर है, एक में 3-4 मेंबर है, उन लोग अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छा खा पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, अटेंशन मिलेगा, रिक्रिएशन मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा, रहन सहन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, एजुकेशन के साथ में और भी नई चीज़ें मिलेगी। ये भी ठीक है। उसके बाद जीएनपी पर कैपिटा, अब देखो, जो लोग 4 लोग हैं और पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, 4 लोग हैं और एजुकेटेड है, एजुकेटेड हो गए तो इनकम क्या होगी? ज़्यादा होगी। इस तरह मेल है, फीमेल है, इसकी भी सैलरी आ रही है, इसकी भी सैलरी आ रही है, लेकिन क्या होता है, लेकिन होता क्या है, कुछ लोग अनएजुकेटेड है, लिटरेसी कम है, तो जीएनपी जिसकी कम होगी पर पर्सन, पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, पर पर्सन कम कमाएगा तो उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी कम रहेगा। ग्रोथ रेट, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी ये सारी चीज़ें होगी, तो नहीं हो पाएगी। अगर कोई अनएम्प्लॉय है, पैसे वाला नहीं है, अगर अनएम्प्लॉय है तो सीधी बात है इन सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है? घर में 10 मेंबर है, एक अर्न कर रहा है, 9 डिपेंडेंट है, 9 डिपेंडेंट है, तो बताओ
उस घर का सोशियो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रोथ हो पाएगा? क्या वो ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकली उठ पाएगा? क्या उसका लिविंग स्टैंडर्ड बदलेगा? वो बेचारा 1% कोशिश तो कर रहा है लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी वाले सब डिपेंडेंट है उसके ऊपर, और जब बाकी वाले डिपेंडेंट होते हैं तो चीज़ें ईजी नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। ये समझ में आ गया आपको? ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, प्रेम शंकर पूछ रहे हैं सर, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल प्लीज समझा दीजिए। सुनिए, सुनो एक बात, कोई भी पर्सन कितने पैसे कमा रहा है, उसको देश से क्या बेनिफिट होता है, वो पैसे कितने अर्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उसके साथ में उसका क्या रेशियो बैठ रहा है, क्या प्रपोर्शन बैठ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। वो कितने पैसे कमा रहा है, कितने पैसे कमा रहे को हम जीएनपी से जोड़ के देखते हैं हम लोग, बस इतना ही है। हाँ, मैं बिल्कुल एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट पूछ रहे सर ये सब इम्पोर्टेंट है सर, ऑफ कोर्स हो गया, इतना ही है। 2-3 टॉपिक और है जो एक एक क्वेश्चन आएगा, इनमें से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। अब आता है HDI, इनमें से क्वेश्चन अभी आया नॉर्थ सेट में। आप बोल रहे हो सर ये इम्पोर्टेंट है, अभी नॉर्थ सेट में इनसे क्वेश्चन आए, हमने पढ़ाया उसके बाद क्वेश्चन आए हैं। आप नॉर्थ सेट का पेपर देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में से क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन HDI में से आया था, तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, अदरवाइज आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमें पता है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अब देखो HDI एकदम सिंपल है, आप इसको रटोगे नहीं, एकदम सिंपल फिनोमिना है। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होती है? पाकिस्तान का एक पर्सन था महबूबुल हक, 1989 में उसने डिस्कवर की थी। अब किसने डिस्कवर की थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में बताती है कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट कैसा है, बस उसके बारे में बताती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस बारे में बताती है? उस देश में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट कैसा हुआ। ये एक देश की स्केल है, ये किसी कंट्री की स्केल है, ये ओवरऑल कंट्री के परफॉर्मेंस को शो करती है कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। कंट्री का डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वहां रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट ही कंट्री का डेवलपमेंट है। कंट्री किससे बनती है? पीपल, जहां रहने वाले लोग, और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिलकर क्या बनते हैं? देश बनता है। अगर वो देश ज्यादा डेवलप माना जाएगा, उसमें रहने वाले लोग ज्यादा सुखी है, एजुकेटेड है, लिटरेसी अच्छी है, उनको नॉलेज है, समझ है, जिनका हेल्थ अच्छा है, बस 3 ही तो बातें होती है। डेवलप्ड की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, नॉलेज, इनके बारे में अच्छे से ज्ञान होना। अगर इनके प्रति अवेयर है तो इसका मतलब डेवलप है, अच्छा नहीं है इसका मतलब डेवलप नहीं है। तो सोचो, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैक्सिमम नंबर कितना? 1, मिनिमम नंबर कितना? 0। 1 का मतलब है बहुत शानदार, 0 का मतलब है बहुत घटिया। तो बहुत अच्छा देश, इस दुनिया में 190 देश का सर्वे किया गया,
हर साल होता है सर्वे। 190 देश का सर्वे किया गया। जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि कुछ देश बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये किस बेस पे सर्वे करते हैं? 3 चीज़ों पे। किसके ऊपर? 3 चीज़ों पे। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। HDI के कितने पैरामीटर है? 3। वैल्यू कितनी है? 0 to 1। पहला सवाल कि HDI की वैल्यू कितनी है। दूसरा सवाल, HDI के पैरामीटर कितने हैं? 3। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पर कैपिटा इनकम्स, एजुकेशन इंडेक्स। सुनना मेरी बात सुन लो प्लीज। बीच में बातें करना बंद करो। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है मुझे पता है, एक बार मुझे सब पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आपने जिंदगी में जितनी कम्युनिटी नहीं पढ़ी उतना मैं पढ़ा दूंगा 40 क्लास में, और आप जिंदगी में नहीं पढ़ोगे कभी उतनी अच्छी पढ़ा दूंगा 40 क्लास में। और अपने आप कितना जोर लगा लो पढ़ नहीं पाओगे, डंके की चोट कह रहा हूं। इसीलिए प्लीज शांत रहें, चुपचाप रहें और सुने, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टार्टिंग के टॉपिक चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपको पता है या हमें पता है? जब आप क्वेश्चन करोगे घर जाके तो पता चलेगा, अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो मैं बता दूंगा कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैं एक एक टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो इधर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन इंडेक्स। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। HDI जिस पर्सन ने दिया था, सुनो प्लीज ध्यान दो, जिस पर्सन ने दिया था HDI, उसने एक बात बताई थी। उसने कहा किसी भी देश में अगर 3 चीजें अच्छी है तो उन देश का HDI शानदार होगा। 3 चीजें क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, किसी भी देश का जन्म के समय वो बंदा कितना जिएगा इसका एवरेज अच्छा है, मतलब लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। क्या बोलते इसको? लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉट 1 ईयर एट बर्थ, ये याद करना। यहां पे 1 ईयर भी आ सकता था, नहीं, एट बर्थ। तो क्या बोलोगे? एट बर्थ। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा, उस देश में रहने वाले लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। उस देश में रहने वाले लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, इससे देश के डेवलपमेंट के फर्क पड़ता है। जी, इसने बोला हाँ। पर कैपिटा इनकम, कोई भी पर्सन कितने पैसे कमा रहा है, पैसे कमाएगा तो फैमिली का डेवलपमेंट होगा, फैमिली का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो गांव का डेवलपमेंट होगा, गांव का होगा तो उस रहने वाले डिस्ट्रिक्ट का होगा, डिस्ट्रिक्ट का होगा तो स्टेट का होगा, स्टेट का होगा तो कंट्री का होगा। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम, वो पैसे कमाएंगे ले जाएंगे कहाँ? वहीं पर तो यूज करेगा, वहीं पर तो खर्च करेगा, उसका एक्सपेंडिचर वहां बनेगा, वो फैसिलिटी यूज करेगा तो भी किसके लिए? देश के रिसोर्सेज को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, एजुकेशन, जो लोग जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उन लोगों का डेवलपमेंटल ज्यादा होता है, डेवलपमेंटल इश्यू ज्यादा सॉल्व होते हैं, वो लोग ज्यादा समझ पाते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो डेवलप ज्यादा होते हैं, जो लोग इनकम ज्यादा होती है वो डेवलप ज्यादा होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है अच्छा, उसका डेवलपमेंट अच्छा। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सुनो, HDI includes all except ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी IMR। आप क्या गलत कर दोगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं है पार्ट। ये समझ आ गई HDI। अब HDI की ग्रेडिंग हुआ, रैंक दी गई। HDI की जो फर्स्ट रैंक है 2021 की 21-22 की, वो है स्विट्जरलैंड।
कौन है? स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक। इंडिया कहाँ पे है? 132 रैंक के ऊपर है। टोटल देश 190, भारत 132वें नंबर पे है अभी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 132वें नंबर पे है। पहले रैंक पे स्विट्जरलैंड है। कौन है पहली रैंक पे? फर्स्ट इंडिया 132वीं रैंक पे आ चुका है, ये पहले था 131। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड पहले था, लास्ट ईयर कौन था? नॉर्वे। अभी टॉप पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे। इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया का नंबर है एक में से 1.0.645। और रैंक कौन सी है इंडिया की? इंडिया की रैंक है, ये इंडिया की रैंक है, नंबर है 132 रैंक। एक में से कितने नंबर आए? 0.645। ये टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड। सेकंड पे कौन है? नॉर्वे। भारत की रैंक 132। देख लो, समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा? एचडीआई के पैरामीटर। एचडीआई का मिनिमम स्कोर कितना? एचडीआई का मिनिमम स्कोर कितना? 0। एचडीआई का मैक्सिमम स्कोर कितना? 1। भारत का स्कोर कितना? 0.645। समझ में आया कुछ? हो गया क्लियर सबका? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, ये सवाल आया था अभी और नॉर सेट में, हमने पढ़ाया था, लोगों ने पढ़ा भी था, जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने सही भी किया था। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI, PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके कितने पैरामीटर है? 3। कौन कौन से? पहला IMR। क्या उसमें IMR था? क्या HDI में IMR था? नहीं था, इसमें है। क्या उसमें क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसमें क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। तो ये बन गया क्वेश्चन। PQLI के पैरामीटर बताओ। ऑप्शन 3 लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब एजुकेशन। लिटरेसी का मतलब एजुकेशन। अब सुनो, अब सुनो सवाल कैसे आएगा। सवाल ऐसे आएगा, PQLI के पैरामीटर है एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है? क्या क्रॉस? नहीं है। नो, नेवर, नथिंग। इसको हटाओ। एच PQLI के पैरामीटर बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनकम। कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट। बताओ PQLI का कौन सा पैरामीटर नहीं है? आप बोलोगे सर इनकम नहीं आता इसमें, पैसों का PQLI ने बोल दिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो, अपनी अपनी थॉट है, अपनी अपनी सोच है। HDI ने बोला पैसों का रोल है, PQLI ने बोला पैसों का रोल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग, एक जना बोल रहा है पैसों का रोल है, एक जना बोल रहा है पैसों का रोल नहीं है। हम किसकी माने? हम किसकी माने मुझे नहीं पता, लेकिन आपको PQLI में पैसों को प्रायोरिटी नहीं देनी है, HDI में देनी है। तो हमने लिख दिया मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम स्कोर 100। 0 मीन्स खराब परफॉर्मेंस, और वर्स्ट परफॉर्मेंस गुड परफॉर्मेंस। 0 मीन्स वर्स्ट परफॉर्मेंस, 100 मीन्स बेस्ट परफॉर्मेंस।
PQLI does not measure economic growth. PQLI does not measure कौन सी ग्रोथ? इनकम ग्रोथ. इकोनॉमी का मतलब इनकम ग्रोथ. क्या इसमें इनकम है कहीं? नहीं है. क्या एट बर्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कहीं? नहीं है. स्टूडेंट बोल रहे सर IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. बच्चे के जन्म लेने से लेके 1 साल तक की उम्र में जितने बच्चों की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. आया समझ में संगीता? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. हो गया? आगे बढ़े. अब आता है सोवेल. अब देखो 2-3 इंडेक्स बताऊंगा, पहले ही सुन लो. एक सोवेलियन इंडेक्स, एक हेल, एक दिल्ली, एक स्वरूप, एक कपलान मियर और एक कुप्पुस्वामी. मैं 5 स्केल बताऊंगा, मत बोलना आएगा कि नहीं आएगा. एग्जाम में इन 5 में से एक सवाल आता है. पहले ही बता रहा हूँ, बोलना ही मत आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इन 5 में से एक क्वेश्चन आएगा. कौन सा है क्या है हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. 5 स्केल है. पहले ही बता देता हूँ कितनी स्केल है. 5. फालतू बोर होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझना है कि हाँ क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि स्टडी आपको पता ही है टफ होती है थोड़ी बहुत. आपको लगता है इजी है तो गलत बात है. सोवेलियन इंडेक्स, इधर आओ. सोवेलियन इंडेक्स का दूसरा नाम है DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ये क्या होता है सर? आप बोलोगे सोवेलियन इंडेक्स क्या होता है. इधर ध्यान दो आप, 1 मिनट सुनना है, कॉन्सेंट्रेटली सुनना है, तुरंत समझ आ जाएगा. एक बार ध्यान नहीं दिया तो फिर मेरे को 4 बार समझाना पड़ता. दिक्कत यह है आप एक बार सुनते नहीं हो अच्छे से. अगर आप पहली बार ध्यान से सुनो तो मैं 3 बार वैसे ही समझाता हूँ. तो पहली बार 70% समझ आ जाए ना, फिर दूसरी बार में 90% हो जाता है, तीसरी बार में 100% हो जाता है. आप पहली बार बिल्कुल नहीं सुनते हो फिर समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना. इसलिए इसको बोलते हैं DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. 2 सवाल क्या बन गए? द फुल फॉर्म ऑफ DFLE. पहला सवाल, जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं. दूसरा, DFLE को और क्या नाम से जानते हैं? आप बोलोगे सोवेलियन इंडेक्स. ये 2 सवाल बन गए. ये सोवेलियन इंडेक्स क्या है? तीसरा सवाल देखो, एकदम सिंपल बात. एक पर्सन 70 साल जिंदगी जिया, 70 ईयर्स उसकी लाइफ थी. उनमें से 20 साल वो सिक रहा, तो उसका सोवेलियन इंडेक्स कितना होगा? 50. मतलब क्या हुआ? टोटल जिंदगी में से बीमारी को निकाल दो, जो बचता है वो सोवेलियन इंडेक्स है. व्हाट इज सोवेलियन इंडेक्स? डिसेबिलिटी फ्री लाइफ ईयर. क्या है सोवेलियन इंडेक्स? जिंदगी में से डिसेबिलिटी वाले लाइफ को हटा दो, जो पीछे बच जाएगा डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से डिसेबिलिटी को हटा दो, जो बच जाएगा वो क्या है? सोवेलियन इंडेक्स. मान लो किसी 50 साल जिंदगी में 10 साल बीमार रहा, तो SI कितना हुआ? 40. SI का दूसरा नाम डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी. कितना सिंपल है. एकदम सिंपल है कि नहीं है? है. आप समझो तब सिंपल है, नहीं समझो तो कोई सिंपल नहीं है. नहीं समझोगे तो टफ ही लगेगा. सिंपल सी बात है. ये हो गया. नेक्स्ट, हेल. दूसरा सवाल,
हेल की फुल फॉर्म क्या है? सेम सुवेलियन इंडेक्स है वैसा ही हेल है। हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये क्या होता है? इंडिकेटर इन हेल्थ इन विच मेजर हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी हेल्थी, जो सुवेलियन इंडेक्स है वो यही है। क्या फर्क है दोनों में? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस आपकी बॉडी में कितनी जिंदगी हेल्थ से गुजरी है, एकदम हेल्थी कितनी लाइफ गुजारी है, उसको बोलते हैं हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हेल बोलते हैं, जो बीमारी के बिना रही है, नॉर्मल रही है, उसको सुवेलियन इंडेक्स बोलते हैं। हो गया दोनों? दोनों क्लियर हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिकेटर इन हेल्थ विच मेजर हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरी बात, डेली क्या होता है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिजीज कम्युनिटी में किसी भी पर्सन में डिजीज को मापने के लिए बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या होता है? अब देखो, ये सुवेलियन इंडेक्स का अपोजिट है, ये जस्ट सुवेलियन इंडेक्स का अपोजिट है। इसको कैसे? इधर देखना, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, it used to express the years of life lost to premature death and years lived with disability for severity of disability। क्या लिखा है इसमें? एक पर्सन 40 साल एज है, वो 10 साल बीमार रहा, तो उसकी कितनी हो गई? DLY, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर कितना हो गया? 10। क्या समझे आप? एक्सप्रेस द ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट टू प्रीमेच्योर डेथ एंड ईयर, उसकी जिंदगी में डेथ के लिए जिम्मेदार साल कौन से थे? जिसमें वो बीमार रहा, जिसमें वो सिक रहा, इसको बोलते हैं डिजीज वाले साल। इसको क्या बोलते हैं? कितना टाइम डिसेबिलिटी से निकला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ गई। कितना टाइम डिसेबिलिटी से निकला, इसको बोलते हैं डेली। 1 डेली का मतलब है 1 साल। अपनी जिंदगी का अमूल्य टाइम, हेल्थी जिंदगी का 1 साल खराब कर देना मतलब 1 डेली गया। 50 साल का पर्सन है, 1 साल बीमार रहा मतलब 1 डेली गया। 2 साल बीमार रहा, 2 डेली गया। 3 साल बीमार रहा, 3 डेली गया। अपनी हेल्थी जिंदगी में से 1 डेली का मतलब 1 साल गायब। ये समझ आ गया आपको? डाउट नहीं होगा किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होगा डाउट, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब एक और, स्वरूप इंडेक्स कुछ भी नहीं है, एक लाइन में लिखना है। जिंदगी की लॉन्गेविटी, आप कितने साल जिए, उसको मापने के लिए एक इंडेक्स यूज की जाती है, उसको बोलते हैं स्वरूप इंडेक्स। इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है। जितनी काम की होती है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। स्वरूप इंडेक्स का मतलब एक स्केल होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मापते हैं। हेल्थ है, डिजीज है, डिसेबिलिटी है, कोमॉर्बिडिटी है, मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी है, ऐसे करके एक इंडेक्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्वरूप इंडेक्स। वो जिंदगी की लॉन्गेविटी, आप कितना साल जिए उसको मापने के लिए यूज की जाती है, उसको बोलते हैं लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ। बस इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को छोड़ो, आप नहीं पढ़ना। अब आता है कपलान मियर मेथड। कपलान मियर मेथड क्या है? एकदम सिंपल मेथड है। क्या मेथड है? जैसे कि आप समझना, देखो मैं एक बात समझा रहा हूं। यूज टू एस्टिमेट सर्वाइवल फंक्शन फ्रॉम लाइफ टाइम डेटा। एक पर्सन कोई भी, जिसको मान लो टीबी हुआ, जिसको मान लो लेप्रोसी हुआ, जिसको मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, कोई न्यूमोनिया हुआ,
कुछ भी प्रॉब्लम हुई उसको, अब उस बीमारी से सरवाइव होने की कैपेसिटी क्या है, उसके डेटा निकालना कि क्या ये सरवाइव हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस सर्वाइवल डेटा होता है, उसको एस्टिमेट करना, उसको मेजर करना, उसके लिए एक मेथड यूज लिया जाता है। उस मेथड को बोलते हैं कपलान मियर मेथड, KMM। इसको क्या बोलते हैं, KMM। कपलान मियर मेथड का मतलब हुआ वो मेथड जो बीमारी से सर्वाइवल के डेटा को यूज करने के लिए एस्टिमेट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कपलान मियर मेथड। बस एज इट इज लाइन याद करनी पड़ेगी आपको, इस लाइन को एज इट इज याद करना पड़ेगा, कोई इधर उधर नहीं चलेगा। सॉरी। और सबसे लास्ट कुप्पुस्वामी। आपको कुप्पुस्वामी में कुछ नहीं लिखना है, हेडिंग लगाओगे कुप्पुस्वामी स्केल, आपको इधर लिखना कुछ नहीं है, आपको ये हेडिंग लगाओगे, नेक्स्ट क्या लगाओगे, कुप्पुस्वामी स्केल। ये नहीं लिखना आपको कुछ, मैं लिखवा रहा हूं, कुप्पुस्वामी स्केल। यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। टोटल पैरामीटर, टोटल पैरामीटर कितने, 3। कितने पैरामीटर है, 3। कितने पैरामीटर, 3 पैरामीटर। पहला सवाल, कुप्पुस्वामी स्केल किसके लिए यूज की जाती है। आप बोलोगे सर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगाने, वो अमीर है या गरीब है, पैसे वाला है कि बिना पैसे वाला है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, उसको नॉलेज है कि नहीं है, उसके पास जॉब है कि नहीं है, उसके लिए पता की जाती है। आपने GCS पढ़ा, ग्लासगो कॉमा स्केल के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, उसके कितने पैरामीटर होते हैं, 3। वैसे इसके भी पैरामीटर होते हैं 3। मैं 3 पैरामीटर के बारे में बात करूं, इतना लिख दिया आपने, अब 3 पैरामीटर। पैरामीटर कितने होते हैं, 3। नंबर 1 लिखो, पैरामीटर होते हैं 3। पहला पैरामीटर लिखो एजुकेशन, क्या लिखोगे, एजुकेशन। एजुकेशन में नंबर कितना, 1 to 7। 1 नंबर मतलब बिल्कुल अनपढ़। 2 नंबर लिखो, 2 नंबर क्या लिखोगे, ऑक्यूपेशन। ये नहीं दिखेगा, इधर देखना भी नहीं है आपको, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में कितने नंबर मिलेंगे, ऑक्यूपेशन में सीधा 1 से 10। मिनिमम स्कोर कितना है, 1 का, 1 नंबर। तीसरा क्या है, इनकम पर मंथ, फैमिली इनकम पर मंथ, फैमिली इनकम पर मंथ, 1 से लेके 12। एजुकेशन में 7, ऑक्यूपेशन में 10, इनकम में 12। सुनना मेरी बात, आंखें खोल के सुनना। टोटल नंबर कितने हैं, मिनिमम टोटल नंबर 3 से लेके 3 to 29। तो किसी भी पर्सन को, फैमिली को मिनिमम कितने नंबर मिल सकते हैं, 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 3 नंबर मिल सकते हैं। तो कुप्पुस्वामी स्केल का मैक्सिमम स्कोर कितना जा सकता है, जैसे कि अंबानी 29, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 7 और 10 17 और 12 29। तो कुप्पुस्वामी स्केल में मिनिमम स्कोर कितना है, 3, मैक्सिमम स्कोर कितना है, 29। सुन रहे हो, अब देखो इधर आओ,
एजुकेशन मैं आपके ऊपर ही लेता हूं, ये कप्पू स्वामी स्केल आप अपने ऊपर अप्लाई करो। कर रहे हो अपने ऊपर अप्लाई? देखो, अगर कोई बंदा अनपढ़ है उसको मिलेगा 1 नंबर, 5th क्लास तक पढ़ा है 2 नंबर, 8th क्लास तक पढ़ा है 3 नंबर, 11 तक पढ़ा है 4 नंबर, 12 तक पढ़ा है 5 नंबर, ग्रेजुएशन है 6 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई ऐसी प्रोफेशनल जॉब कर रहा है 7 नंबर। आप सभी को 6 नंबर मिलते हैं इसमें, आप सभी को 6 नंबर मिलते हैं। ये एजुकेशन हो गया। इधर आओ, ऑक्यूपेशन, अनएम्प्लॉय है एक ना, आपको ये याद नहीं करना है, आपको ये याद नहीं करना है, मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं। 7 नंबर एजुकेशन, 10 नंबर ऑक्यूपेशन, 12 नंबर इनकम, बस आपको इतना ही याद रखना है। कितना पढ़ा है आपको नहीं करना है याद, समझना बस। अनएम्प्लॉय 1 नंबर, एकदम लेबर 2 नंबर, सेमी स्किल्ड 3 नंबर, स्किल्ड वर्कर 4 नंबर, कोई शॉप वगैरह चला रहा है 5 नंबर, सेमी प्रोफेशन 6 नंबर, एकदम प्रोफेशनल जॉब चला रहा है तो 10 नंबर। ऐसे ही होता है बेसिक। वैसे इनकम का है तो अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब कप्पू स्वामी ने क्लासिफिकेशन किया, उसने बोला आप अपर क्लास किसे बोलोगे? अपर क्लास किसे बोलोगे? जिसका स्कोर आएगा 26 से 23। जिसका स्कोर 26 या उससे ऊपर आएगा उसको बोलेंगे ये तो फर्स्ट क्लास पर्सन है, ये तो फर्स्ट क्लास पर्सन है। जिसका स्कोर 16 से 25 के बीच में आएगा उसको बोलेंगे ये तो सेकंड क्लास पर्सन है, इसको बोलेंगे अपर मिडल। क्या बोलेंगे? अपर मिडल। जिसका स्कोर 11 से 15 आएगा उसको बोलेंगे लोअर मिडल। कौन सा मिडल? लोअर मिडल। जिसका स्कोर 5 से 10 आएगा उसको बोलेंगे अपर लोअर। क्या बोलेंगे? अपर लोअर। और जिसका स्कोर 5 से कम आएगा उसको बोलेंगे एकदम लोअर क्लास। हो गया? हो गया? समझ में आया सबको? आपको समझ में आया तो बात करें। ठीक है, अब एक स्केल बच गई जिसका नाम है मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल। क्या नाम है? मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल। ये मिटा दो, इससे याद रखना है। मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए। किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए। इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता, सुनो। सोशियो इकोनॉमिक, इसमें क्लास फर्स्ट, यहां से लिखो सीधा, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 4, क्लास 5, ऊपर लिख दो क्लास। ये इधर भूल जाओ, ये 1961 की है स्केल और वापस 2017 में रिवाइज हुई है। मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए होती है। ये 5 कैटेगरी होती है इसमें, और इसमें क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू 2017 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम लिख दो। पर नहीं दिख रहा तो लिखो पर कैपिटा इनकम पर मंथ। हर महीने कितने पैसे कमा रहा है। अब देखना इधर, पहली बात, स्केल का नाम मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पर महीने कोई पर्सन कितने पैसे कमा रहा है, तो सुनना,
कोई पर्सन, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा नहीं दिख रहा है, 6254 से ज्यादा कमा रहा है, उसको बोलेंगे फर्स्ट क्लास। उसको कौन सा बोलेंगे? फर्स्ट क्लास। 3127 से ज्यादा बट 6253 तक सेकंड क्लास। तीसरा 1876 से ज्यादा बट 3126 तक थर्ड क्लास। कोई पर्सन 938 से ज्यादा 1875 तक फोर्थ क्लास। कोई पर्सन 938 या 930 रुपए पर मंथ कमा रहा है, उसको बोलेंगे फिफ्थ क्लास। याद हो गया? इधर वाला नहीं लिखना है, ये 1961 की है, अभी अपन 2017 वाली पढ़ रहे हैं। आपको कभी भी ये नहीं पूछेंगे, बस इतना याद रखना, मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल किस से रिलेटेड है? आपका आंसर होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड है। बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? मॉडिफाइड बीजी प्रसाद स्केल किस से रिलेटेड है? आप बोलोगे ये स्केल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड है। समझ में आई इतनी बात? हो गई याद? इतने इसके अंदर घुसना भी मत, कोई मतलब ही नहीं अपने को घुसने में, अपन एकदम सीधे सिंपल चलने वाले पर्सन है। हो गया क्या? आगे बढ़ू? अब आता है नया टॉपिक, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। क्या टॉपिक है? इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या होता है, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि इंडिकेटर ऑफ हेल्थ कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखो होते क्या है वो पढ़ते रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। रिलायबल, रिलीवेंट, सेंसिटिव, स्पेसिफिक, फिजिबल, वैलिड। इधर आओ। किसी भी, जैसे कि एग्जांपल आईएमआर, जैसे कि एमएमआर, जैसे कि डेथ रेट कोई भी, जैसे कि सीएफआर, जैसे कि कोई भी मोर्टालिटी, वो कैसे होने चाहिए? वो रिलायबल होने चाहिए। इसमें सर माइंड में सेव नहीं हो रहा, नई चीजें हैं, आपने पहले पढ़ी नहीं है, और अब नई चीजें उतनी एक क्लास और रहेगी नहीं, उसके बाद नई चीजें नहीं रहेगी आपकी, एकदम सिंपल आ जाएगा। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको पढ़ना ही पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिकेटर, रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल का मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। जैसे आप किसी कम्युनिटी का आईएमआर कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको सूचना भी, इंफॉर्मेशन भी कम्युनिटी से लेनी पड़ेगी कि कितने बच्चों ने जन्म लिया। घर बैठ के, ऑफिस में बैठ के, हॉस्पिटल में बैठ के आप डेटा नहीं बना सकते। तो रिलायबिलिटी कब आएगी? जब आप कम्युनिटी में विजिट करके डेटा लेंगे, खुद आप जाके फील्ड में जाके पता करेंगे। डेटा रिलायबल होना चाहिए, पहली बात। इंडिकेटर कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए। आप कैलकुलेट तो आईएमआर कर रहे हो, कम्युनिटी में एमएमआर के बारे में पूछ रहे हो। आप कैलकुलेट तो आईएमआर कम करने की बात कर रहे हो, लोगों को ज्ञान अंडर 5 मोर्टेलिटी का दे रहे हो। कैसे आईएमआर कम कर रहा है, इसके लिए आपने सेमिनार रखा है, आप ज्ञान दे रहे हो कि कैसे अंडर 20 एज को एडोलेसेंट एक्सीडेंट से बचाना है। नहीं, जो चीज आप बता रहे हो उसके बारे में ही ज्ञान देना होता है, रिलीवेंट, तभी आपका रिलीवेंट रिजल्ट आएगा, वरना रिलीवेंट रिजल्ट नहीं आएगा। रिलीवेंट रिजल्ट तभी आएगा जब आप स्पेसिफिक, रिलायबल, टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में ज्ञान दोगे। सेंसिटिव होना चाहिए। आप आईएमआर कम करने के कुछ टिप्स दे रहे हो, तो आपको हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि इससे आईएमआर कम होगी, इससे आईएमआर कम नहीं होगी। सेंसिटिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि आईएमआर अफेक्ट होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन से।
स्पेसिफिक होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप सेमिनार कंडक्ट किया, आपने कम्युनिटी के लोगों को बुलाया, आपने फैमिली के लोगों को बुलाया, कम्युनिटी से एक एक मेंबर बनाया फैमिली से, और आपने ऐसा टारगेट दिया उनको कि अभी भारत का IMR 30 है मान लो, तो हम 2 महीने में IMR को 0 कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ऐसी बातें करनी है, ऐसा काम करना है, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करना है, ऐसी रिलायबिलिटी रखनी है ताकि IMR कोई भी इंडिकेटर को आप पॉसिबली रिलेटिवली उसको रिलेट कर पाओ, उसको समझा पाओ, पॉसिबिलिटी को रियलिटी में चेंज कर पाओ। और सबसे लास्ट वैलिड होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। सवाल क्या आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ एक्सेप्ट? कौन सा इंडिकेटर होता है? नहीं, एक नहीं, ऐसे बताओ। तो आप बता दोगे कि सर ये नहीं होता। अब हेडिंग लगाओ। सबसे पहले मोर्टालिटी इंडिकेटर। देखो, 2 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। एक होते हैं मोर्टालिटी इंडिकेटर, एक होते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। कौन से इंडिकेटर? मॉर्बिडिटी। जिसमें डेथ होती है उसको बोलते हैं मोर्टालिटी इंडिकेटर, जिसमें इलनेस होती है उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। बात समझ में आई क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? जिसमें डेथ होती है उसको बोलते हैं मोर्टालिटी इंडिकेटर, जिसमें डिजीज होती है उसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। ये दोनों समझ में आया? चलो ठीक है। पहला है क्रूड डेथ रेट। एग्जाम्पल, एक कोई सिटी है जयपुर, अगर पूछ ले 2022 में जयपुर में टोटल डेथ परसेंटेज बताओ, डेथ का रेट बताओ, उसको क्या बोलोगे? क्रूड डेथ रेट। लेकिन आप निकालोगे कैसे? आप क्रूड डेथ रेट कैसे निकालोगे? इसका क्या फॉर्मूला है? एकदम सिंपल प्रोसेस है। कैसे समझना है? ये जयपुर है। जयपुर में जनवरी 2022 की पॉपुलेशन कुछ और थी, दिसंबर 2022 की 31 दिसंबर या 1 जनवरी, क्या दोनों की पॉपुलेशन कुछ और थी? जी अलग अलग थी। तो आप कैसे निकालोगे? आपको डेथ निकालनी है ना। मान लो 500 लोगों की डेथ हुई, इसको बोल देंगे न्यूमरेटर, ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर डेथ। पॉपुलेशन कितनी लिखोगे आप? मान लो पॉपुलेशन जनवरी में थी 20 लाख, यहां पर थी 22 लाख, तो आप पॉपुलेशन कौन सी लिखोगे? ना तो 20 लाख लिखनी है ना 22 लाख लिखनी है, मिड टर्म जून जुलाई के आसपास वाली पॉपुलेशन लिखनी है ताकि एवरेज पॉपुलेशन आ सके। तो क्रूड डेथ रेट में हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? मिड ईयर पॉपुलेशन। क्या लिखेंगे? मिड ईयर पॉपुलेशन। टोटल डेथ जो साल पूछा, आपको बोलते 2022 में डेथ रेट बताओ, तो आप लिखो 2022 में कितनी डेथ हुई, 2022 के बीच में कितनी पॉपुलेशन इनटू 1000। क्या लिखना है? मिड ईयर पॉपुलेशन लिखना है। यही इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर हमेशा डेथ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में मिड ईयर। सवाल आ सकता है कि क्रूड डेथ रेट में डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर में मिड ईयर की पॉपुलेशन लिखेंगे। क्या लिखोगे? मिड ईयर की पॉपुलेशन लिखेंगे। आया समझ में बात? इतनी बात पल्ले पड़ी आपके। अब देखो, अब एक चीज बताता हूं आपको, बहुत ही काम की चीज। ये क्रूड डेथ रेट है, कोई भी डेथ निकालने का यही फॉर्मूला है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट। कैसे? अब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, एज
स्पेसिफिक डेथ रेट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, भरत पूछ रहा सर मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों लेते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन बताओ। बिल्कुल रीजन है ना, कैसे नहीं है। मान लो किसी की जनवरी में पॉपुलेशन 10 लाख थी, दिसंबर में 13 लाख है, अब आप 10 लाख लोगे तो रिजल्ट गलत आएगा, क्योंकि एक्चुअल पॉपुलेशन तो 13 लाख है। आप 13 लाख लोगे तो भी गलत आएगा, क्योंकि आप तो पूरे साल का कैलकुलेट कर रहे हो, आप तो जनवरी का भी तो कैलकुलेट कर रहे हो, तो 10 लाख गलत। आप एवरेज लो ना, एवरेज कितनी होगी, 11.5 लाख। अब डेथ कितने की होगी, मान लो 110 जनों की हुई, तो एवरेज तभी सही निकलेगा जब बीच की लोगे, वरना पता कैसे चलेगा आपको। आप कभी 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, कभी 70 की स्पीड से चला रहे हो, तो बीच का एवरेज आएगा ना कि लगभग कितने स्पीड से चल रहे तब हम इतने पहुंचे। एवरेज कैसे निकालोगे, बीच का तो निकालोगे। 12 महीने होते हैं, बीच वाला एवरेज ले लो 6 महीनों का। पहले मान लो 10,000 थी, फिर मान लो 20,000 पॉपुलेशन हो गई, तो आप एवरेज कितना लोगे, 15,000। भाई 10,000 वाली 20,000 हुई है, इसका मतलब बीच में कितनी हो सकती है, एवरेज 15,000 हो सकती है। या आपने अगर निकाल रखा है तो मिड ईयर का ले लो, मिड ईयर में कितनी थी, मान लो 14,000 थी तो ले लो। अगर आपने हर महीने कैलकुलेट कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो एवरेज ले लो बीच वाला, बीच से सही आएगा रिजल्ट। ऐसे सवाल तो मत पूछा करो कम से कम, ये तो सिंपल बात है कि मिड ईयर का क्यों लेते हैं, ताकि सही रिजल्ट आए, वरना रिजल्ट कुछ और आएगा, हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गलत आएगा रिजल्ट। आए समझ में। अब देखो, अब एक बात समझाता हूं आपको सिंपल। एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होता है, वही सेम, कोई फर्क नहीं है इसमें। आप एज स्पेसिफिक में कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको पूछ ले कि 10 से 20 साल वालों की डेथ बताओ, अगर पूछ ले 10 से 50 साल वालों की डेथ बताओ, अगर पूछ ले 15 से 60 वालों की डेथ बताओ, अगर पूछ ले 20 साल से लेके 60 साल की डेथ बताओ, वो हो गया एज, वो यहां लिख दो। एज स्पेसिफिक का मतलब वो यहां लिख दो। अगर कोई पूछ ले बताओ 1 साल से लेके 70 साल तक की डेथ कितनी हुई है, तो ऊपर लिखोगे एज स्पेसिफिक, एज मतलब 1 से 70, लिखोगे 1 से 70 साल तक की डेथ 2022 में। नीचे लिखोगे मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2022 में इन 2000। आया समझ में। दूसरा, अगर पूछ ले 10 से 20 साल के बच्चों की कितनी डेथ हुई बताओ, तो यहां लिख दोगे 10 से 20 साल के बच्चों की डेथ बच्चा मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000। यहां पूछ ले 20 से 24 साल की डेथ बताओ, कितने लोगों की, 20 से ज्यादा 24 से कम कितने लोगों की डेथ हुई, आप लिख दोगे 20 से ज्यादा 24 से कम कितनी होगी 100, पॉपुलेशन 10 लाख इन 2000, रेट आ जाएगी। एज स्पेसिफिक का मतलब है जो पूछे वो लिख दो ऊपर, नीचे मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000। ये हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हो गया एज स्पेसिफिक डेथ रेट जो मैंने अभी बताया आपको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है, बाकी सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है। IMR, CDR, MMR, NMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 5, अंडर 10, अंडर 20, सारे नेगेटिव है, सब में डेथ होती है। ये पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है, इसमें इंसान कितना जीता है, कितना टाइम इस दुनिया में रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है, बाकी सारे नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर है। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है। एक पर्सन अपनी जिंदगी में कितने साल जिया है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंक्रीज इन एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये हुआ किसी भी देश का हेल्थ अच्छा है, किसी भी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ, इस देश का हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा है, नो डाउट। याद रखना ये पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर है। या मरने की बात नहीं हो रही, कितना पर्सन जिया है, इस दुनिया में कितना रहा है उसकी बात हो रही है। ये नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात है, और ये मैं समझा चुका हूँ,
ये मैं समझा चुका हूँ, याद हो तो पता करो। जो पूछे उसको ऊपर लिख दो, मिड ईयर पॉपुलेशन नीचे लिख दो, इन 2000। अभी समझाया थोड़ी देर पहले, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं एग्जाम में बताऊंगा आपको, मैं आपको क्वेश्चन डालूंगा जब टेस्ट दूंगा तो आपको पता चल जाएगा आईएमआर की डेफिनेशन क्या होती है, आईएमआर के बारे में आप क्या जानते हो, एमएमआर क्या होता है, आपको पता चलेगा। स्केल के क्वेश्चन आते हैं एक दो, एक मैंने पढ़ा दिया जिसमें से एक सवाल आता है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा जिसको हम आईएमआर एमएमआर बोलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ये आईएमआर की डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ये देखो फॉर्मूला, आईएमआर का फॉर्मूला देखो इधर, एक साल से कम आयु के कितने बच्चों की डेथ हुई, टोटल लाइव बर्थ कितने हैं, इन 2000, इसको बोलते हैं आईएमआर। कम्युनिटी का सबसे रिलायबल, सबसे स्पेसिफिक, सबसे उसको विश्वास किया जाने वाला इंडिकेटर है, मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थी स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। सवाल सुनो, सवाल सुनो, कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूनिवर्सल, सबसे एक्सेप्टेड, सबसे बिलीवेबल इंडिकेटर जिससे सोसाइटी और कम्युनिटी और कम्युनिटी का पता चलता है हेल्थ स्टेटस कैसा है, वो है आईएमआर। आईएमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जन्म से लेके 1 साल तक के कितने बच्चों की डेथ हुई, बट्टा डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल कितने जनों ने जन्म लिया, इनटू मल्टीप्लायर में क्या करेंगे 1000। एकदम सिंपल। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, चाइल्ड का मतलब है 1 से 4 साल के बच्चों की डेथ को चाइल्ड डेथ बोलते हैं, अंडर 5 का मतलब 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ को अंडर 5 डेथ बोलते हैं। बस सिंपल फॉर्मूला, 1 से 4 साल मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000। फॉर्मूला पढ़ाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। एज स्पेसिफिक में, एज स्पेसिफिक में क्या डाल दोगे, 1 से 4 की डेथ मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000, अंडर 5, 5 से छोटों की डेथ मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000। जो पूछे उसको यहां डाल दो, उसको बोलते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ये हो गया इतना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो अडल्ट मोर्टेलिटी, ये हो जाएगा। उसके बाद एमएमआर होगा। ये आया समझ में आपको? जहां जहां क्वेश्चन बनता है मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ये थोड़ा बेसिक चीज है, इसके बगैर आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। जहाँ क्वेश्चन बनता है मैं बता रहा हूँ, HDI के कैसे क्वेश्चन बना, PQLI का बना, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके बारे में बता दूंगा आपको। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको इसमें लगेगा कि हाँ इसमें आएगा कि नहीं आएगा, कैसा आएगा, मुझे पता है ना कैसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग आपको डिस्कस कर लेंगे। अब ये लास्ट लिख लो, 15 से 60 कैसे निकालोगे, कि 15 के 60 ईयर की डेथ, मिड ईयर पॉपुलेशन
इंटू 1000 हो गया। ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा था ना, ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, इसको बोलते हैं किसी भी डिजीज से कम्युनिटी के ऊपर जो बर्डन आता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। कल हम पढ़ेंगे आईएमआर। थोड़ा गला खराब है, इतना ही पढ़ पाएंगे हम, है ना। कल हम क्या पढ़ेंगे, आईएमआर के बारे में पढ़ेंगे। अडल्ट मोर्टेलिटी 15 से 60, चाइल्ड 1 से 4, अंडर 5 पढ़ लिया, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी पढ़ लिया हमने। कल हम और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।